हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। और आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, रिसेंटली अभी हाल ही में आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन जो डेट है वो कंफर्म हो गया है। और आई थिंक आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड अभी तक देख लिए हैं। यदि किसी को भी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है रिगार्डिंग टू एडमिट कार्ड, क्या क्या इश्यूज आते हैं वो जाके देख लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। किसी को दिक्कत आती है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज का हमारा क्लास है, जैसा आपको थंबनेल देख के आए होंगे, कि मैराथन क्लासेस रहने वाला है। और मैं ट्राई करूँगा कि पूरा ओबीजी में आपको एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूँ। इससे पहले 2 पार्ट्स मैंने कवर कर दिए हैं, तो आज की उसी के कंटिन्यूशन में और आज पूरा ओबीजी में फिनिश करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो रैपिडली चलेंगे अपन, थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, आपको सुनने पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर बिना किसी टाइम डिले के। चलिए, तो अभी तक हमने आपको 112 के समथिंग बता दिए थे, अब हम आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी किसे बोला जाता है। तो ठीक है, फर्स्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी थैलार्की को बोला जाता है, जिसको हम ब्रेस्ट डेवलपमेंट के बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या होता है, कभी कभी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स के रूप में पूछा जाता है, एंड लीस्ट सबसे एंडिंग में क्या होता है वो भी पूछा जाता है। तो आपको फर्स्ट में बताना है कि फर्स्ट में क्या बताना है स्टूडेंट्स। तो आपको फर्स्ट में बताना है मैं क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है जिसको हम थैलार्की बोला जाता है। और वहीं लास्ट में क्या होता है, तो मेनोपॉज होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको कंपैरेटिवली स्टडी करना है, ताकि फर्स्ट का भी पूछे और लास्ट का भी पूछे तो दोनों का आंसर आप एक्यूरेटली दे पाएँ। ठीक है, लास्ट साइन ऑफ द प्यूबर्टी किसे बोला जाता है, मेनार्की को बोला जाता है, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्योंकि ये मेनोपॉज का ही होता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और पीसीओडी क्या होता है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोला जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि इंक्रीज मेल हार्मोन एंड्रोजन्स इन फीमेल। ठीक है, क्या होता है कि इसमें मेल लाइक हार्मोन क्या होते हैं, रिलीजिंग या सिक्रेटिंग होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेनी काइंड ऑफ द अबनॉर्मलिटीज फीमेल को देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन अबनॉर्मलिटी हिस्टोरिज्म देखने को मिलता है, हेयर देखने को मिलता है उनके फेसेस वगैरह पे, एंड ओवुलेशन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो ये सारी मेल लाइक स्ट्रक्चर और मेल लाइक जो अपीयरेंस उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करेंगे पीओसीडी का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। तो पीओसीडी का फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो डाइटरी मैनेजमेंट होता है। सेकंड चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टेरॉइड थेरेपी होता है, जिसको हम डेक्सामेथासोन कहते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब बात करेंगे हम मेनोपॉज का। ठीक है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, क्या होता है परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम क्या बोला जाता है, मेनोपॉज बोला जाता है। एज ऑफ द मेनोपॉज कितना रह जाता है, एज ऑफ द मेनोपॉज 45 टू लेके तो 55 ईयर तक हमको देखने को मिलता है। ठीक है, फीमेल हैविंग द 3 मेंस इन ईयर। ठीक है, कितना होता है कि एक साल में कितना होता है, 3 आपको देखने को मिलता है जो साइकिल चलता है। आप इसको काउंट करके भी अपना ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अराउंड 40 मीन्स इन द कंप्लीट रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, एक फीमेल कितना रिप्रोडक्टिव साइकिल कंप्लीट करती है, तो 400 से लेकर तो 450 के अराउंड वो कंप्लीट कर सकती है। क्योंकि किसी किसी का क्या होता है कि कभी कभी अर्ली भी होता है, लेट भी होता है, तो दोनों कंडीशन और दोनों इक्वल वैल्यू को आपको याद में रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ द फॉलिकल्स कितने होते हैं, तो एट 20 वीक्स ऑफ द फीमेल फीटस। ठीक है, 7 मिलियंस नंबर ऑफ द फॉलिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एट द बर्थ नंबर ऑफ द फॉलिकल्स कितने होते हैं, 2 मिलियन होते हैं। और एट द रिप्रोडक्टिव एज 4 लाख फॉलिकल्स यहाँ पे बचते हैं। और आफ्टर मीनोपॉज लेस देन 10,000 ही नंबर ऑफ द फॉलिकल्स यहाँ पे बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कंपटीशन है, जैसा आपको एग्जाम में कंपटीशन देखने को मिलता है वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप पे ध्यान रखिए। मेंस्ट्रुअल और ब्लड इज टोटली बेस्ड ऑन द ब्लड होता है। कौन सा होता है, डार्क रेड कलर का होता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन होता है। ठीक है, क्या होता है प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, क्या होता है लोकल हार्मोन ऑफ द बॉडी होता है, रिलीज बाय द यूटेराइन सेल से रिलीज होता है। कोज क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए हेल्प करता है। यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन आपका ऑक्सीटोसिन भी करता है, जो कि हम बाहर से उसको एडमिनिस्टर करते हैं। और नेचुरली की यदि मैं बात करूँ तो प्रोस्टाग्लैंडिन आपका नेचुरल तरीके से क्या करता है, यूटेराइन का कॉन्ट्रेक्शन करवाने में हेल्प करता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोजम इन द मेंस्ट्रुअल ब्लड विथ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इट इंडिकेट द नो इन्फेक्शन। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन नहीं है तो वो नॉर्मल बॉडी इंडिकेट को टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ द माइक्रोजन इन द मेंस्ट्रुअल ब्लड विथ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इस इंडिकेटर नो इन्फेक्शन, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब भाई बात करेंगे प्रेजेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मेंस्ट्रुअल ब्लड विद द इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर कितना हो जाता है 104 डिग्री, तो इट इंडिकेट द इन्फेक्शन। एनी काइंड ऑफ द इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी प्रकार का कुछ भी इन्फेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है,
अब क्या बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट क्लोटिंग बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिनोन, ठीक है। अब क्या बात करेंगे, मेंस्ट्रुअल ब्लड डू नॉट क्लोटिंग बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल जो ब्लड होता है वो क्लोट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें प्लाज्मिन होता है जो कि एक क्लोटिंग फैक्टर के रूप में हमें वर्क करता है, ठीक है। इमेच्योर फॉलिकल कन्वर्ट इन द मेच्योर फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द एफएसएच की वजह से ही, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है आने वाले एनएचएम एग्जाम में, डेफिनेटली यहाँ से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इमेच्योर फॉलिकल्स होता है, कन्वर्ट होता है ना मेच्योर फॉलिकल्स में, किसकी प्रेजेंस में होता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की प्रेजेंस में क्या होता है, ये मेच्योर होता है, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेट सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे किससे हो जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। यदि ऑप्शन में आपको हाइपोथैलेमस वगैरह या फिर वो पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रखा होगा तो आपको सबसे पहले हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड को यहाँ पे क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर प्रेजेंस ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं कि जो रप्चर कब होते हैं, तो वो एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की प्रेजेंस में क्या होते हैं, आपके रप्चर होते हैं, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ल्यूटियल फेज क्या होता है, जो कि एक कांस्टेंट फेज होती है, जो कि 14 डेज़ के बाद में देखने को मिलती है। ये 14 डेज़ के बाद 28 डेज़ के होते हैं, ये एक कांस्टेंट फेज देखने को आपको मिलती है, ठीक है। चाहे आपका अर्ली टाइमिंग पीरियड होगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, या चाहे आपका लेट होगा, ठीक है। अर्ली होगा तो उसको क्या बोला जाएंगे, ईपी क्या बोला जाएगा, अर्ली को क्या बोला जाता है, इपीमोनोरिया बोलेंगे, ठीक है। और लेट को क्या बोलेंगे, ओलिगो, ठीक है, क्योंकि उसमें कम देखने को मिलेगा, ठीक है। बार बार आएगा बट जो जल्दी आएगा उसको हम अर्ली बोलेंगे और इसको लेट बोलेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यदि आपका जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो 21 दिन में आ रहा है तो उसको अर्ली बोलेंगे, ठीक है। ईपी होगा मतलब बार बार आपको देखने को मिलेगा, और यदि लेट होगा तो ओलिगोमेनोरिया हमको देखने को मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड क्या होगा, वो टाइमिंग बढ़ जाएगी, और जिससे क्या होता है कि आपकी टाइमिंग और मेंस्ट्रुएशन पीरियड यदि आप 1 ईयर में काउंट भी करोगे तो वो आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह से लेस देन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यदि बात करें हम जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियड होता है जिसमें आपको ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। ब्लीडिंग क्या होती है, मोस्टली कॉमन जो ब्लीडिंग होती है 2 to 3 डेज में कंप्लीट हो जाती है, पर जो 7 डेज के बाद भी आपकी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग चलती रहती है उसको मेट्रोमेनोरिया बोला जाता है, ठीक है। मेनोरेजिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, मेनोरेजिया बोला जाता है। इन बिटवीन पीरियड के बिटवीन भी यदि आपको मेंस्ट्रुएशन पीरियड में साइकिल में आपको ब्लीडिंग दिख रही है, ठीक है, जैसे ये आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, कन्फर्म करके बता देता हूँ, ठीक है। जिसमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे मान के चलिए आपका पीरियड आया, ठीक है, यहाँ पे 28 डेज है, ठीक है। इन बिटवीन में 7 डेज के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रहा है, बट वो जो ब्लीडिंग है वो आपको पता चल रही है कि कब कब हो रही है, तो उसको मेट्रोरेजिया बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, उसको मेट्रोरेजिया बोला जाता है, ठीक है। तो जो ब्लीडिंग हमें पता चल रही है, ठीक है, उसको क्या बोला जाए, मेट्रोरेजिया बोलेंगे। और जो ब्लीडिंग ऐसी ब्लीडिंग है जिसको हमें पता ही नहीं है कि कब पीरियड आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कब ब्लीडिंग हो रही है, तो डेड बिल्क उसको क्या बोला जाता है, उसको मेनोमेट्रोरेजिया बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका कोई कंफर्मेशन आपको नहीं देगा, ठीक है। और जो लूटियल फेज होती है जो 14 से लेके तो 28 दिन का लूटियल फेज होता है, तो ये कांस्टेंट फेज होती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है, ये कांस्टेंट फेज होती है, ये कभी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है जो हम काउंट करते हैं। यदि मान के चलिए आपके के पास एक ऑप्शन में आया है कि किसी का क्या बोलते हैं कि उसका टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड का क्या होता है कि टाइमिंग होता है, डे दिया जाता है कि कितने डेज में तो होगा, तो उसका नेक्स्ट अपकमिंग कितनी डेज में हो सकता है। तो मान के चलिए 35 डेज है, तो आपको 35 में से आपको 14 ही माइनस करना हो, नेक्स्ट उसका जो पीरियड होगा वो उस टाइम पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना है आपको, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल एक तरीके से याद रखोगे, आपको लेस भी देखने को मिल सकता है, लेस भी देखने को मिल जाएगा। डेट मीन कि लेस में क्या होगा, 21 डेज से 22 डेज का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से चीज़ें याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। और ओबीजी इतना इजी है, इतना इजी कि आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, बस ओनली आपको क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से समझ में आ गया होगा। आप बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स का कि क्या रहने वाला है। जो लूटियल फेज है वो मैंने बता दी 15 से 28 दिन का होता है, और ये कांस्टेंट फेज होती है, ये कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द कॉर्पस लूटियम, रप्चर और पीसेस ऑफ द ग्राफिन फॉलिकल्स, कॉर्पस लूटियम बोलता है, ठीक है, ठीक है। येलो कलर का होता है। सिक्रेशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोजेस्टेरोन और लेस क्वांटिटी ऑफ द एस्ट्रोजन, ठीक है। क्या होता है कि मोर क्वांटिटी में क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेट करता है, और लेस क्वांटिटी में क्या करता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन यहाँ पे करता है, ठीक है। बात करेंगे हम आपका फर्टिलाइजेशन नोट होगा, ठीक है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस लूटियम चेंज इन द मेंस्ट्रुएशन में, ठीक है। क्या होता है कि यदि आपका मेंस्ट्रुएशन या फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर आपकी जो पर्टिकुलर सेल होती है जो कांस्टेंट फेज है वो कंटिन्यूसली चलती है, और यदि नहीं होता तो आपका कॉर्पस लूटियम क्या करता है, फिर से क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कर देता है, एंड द मेंस्ट्रुएशन चेंज इन द एब्लिकेंस, ठीक है। क्या करता है, वाइट कलर के एब्लिकेंस यहाँ पे बन जाते हैं एंड डिसिपेयर हो जाते हैं, वो 26 से लेकर 28 दिन में फिर से वो डिसिपेयर हो जाता है, ठीक है। यदि बात के चल के आपका फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये एप्लीकेंस नहीं बनता है, फिर ठीक है आपका मेंस्ट्रुएशन सेडेट हो जाता है और टिल डिलीवरी तक वो क्या होता है, सेडेट ही रहता है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है इसके बीच में कि आपका मेंस्ट्रुएशन कैसे आता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। डिस्पेयर हो जाता है 26 से लेकर 28 दिन में, ये डिस्पेयर भी हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे इफ फर्टिलाइज होकर, ठीक है, जैसे मैंने अभी हाल ही में बताया आपको, यदि फर्टिलाइज हो जाता है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, कॉर्पस लूटियम चेंज इन द कॉर्पस लूटियम बर्नम। ठीक है, बर्नम में चेंज हो जाता है, फिर क्या होता है एंड कंटिन्यूस फॉर द 3 मंथ तक चलता रहता है, डिस्पेयर आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, डिस्पेयर तक चलता है, कंटिन्यूस 3 मंथ तक चलता है, बट ये आपका टिल डिलीवरी तक चलता है, क्योंकि फिर उसके बाद भी कोई भी ऐसा मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड आपको देखने को नहीं मिलता है। और फिर आपको क्या है कि जब तक आपका डिलीवरी रहता है तब तक आपको क्या होता है कि एमेनोरिया देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप आपकी यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करेंगे ब्लीडिंग साइकिल का। ठीक है, आल्सो नोन एज द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेंस पीरियड और द केटामेनिया। ठीक है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, आपको ध्यान में रखना है। इसको मेंस्ट्रुएशन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, मेंस पीरियड के भी नाम से जाना जाता है और केटामेनिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि एग्जाम में तीनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि केटामेनिया क्या होता है तो आपको रिलेट करके आंसर को बिल्कुल सटीक तरीके से वहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम कितना होता है, 1 से लेकर 2 mm का देखने को मिलता है। ठीक है, नॉर्मल एंडोमेट्रियम थिकनेस कितना होता है, 8 से लेकर 10 mm का नॉर्मल एंडोमेट्रियम थिकनेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रोलिफरेटिव फेज का। ठीक है, जो तो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग फेज हो गया। ठीक है, अभी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग साइकिल चल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट फेज हो गया, सेकंड फेज हो गया। ठीक है, ये जो फर्स्ट फेज होती है कितने दिन की रहती है, तो 3 to 5 डेज की आपको देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करेंगे हम प्रोलिफरेशन फेज का। ठीक है, जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है वो 6 से लेकर तो 14 दिन तक देखने को मिलती है, जैसा मैंने अभी पिछली बार ही आपको बताया था। इसको क्या बोलता है, ऑल्सो नोन एज द डेविएशन फेज, जिसको हम डेविएशन फेज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेविएशन ऑफ द एंडोमेट्रियम सेल ड्यू टू द एस्ट्रोजन हार्मोन, किसकी वजह से होती है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल्स रिलीज एस्ट्रोजन हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या करते हैं, आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। एंड और फिर क्या होता है, फिर ये होता है एंड ऑफ द दिस फेज थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम 3 to 4 सेंटीमीटर की हो जाती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की पीरियड होती है 8 से लेकर 10 mm की देखने को मिलती है। ठीक है, ब्लीडिंग फेज का जो होता है वो कितना 8 से लेकर 10 mm का देखने को मिलता है, और यहीं इसका 3 से लेकर 4 mm का देखने को मिलता है। तो ये डिफरेंशिएट आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेक्रेटरी फेज का, जो कि एंडिंग फेज होती है, जो कि 15 से लेकर 28 दिन का यहाँ के चलता है। ठीक है, इसी में क्या होता है, आपका लूटियल फेज होती है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में बहुत तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है कि लूटियल फेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल के किस टाइमिंग पीरियड में होती है, तो आपको बता देना सेक्रेटरी फेज में होती है, क्योंकि सेक्रेटरी फेज भी आपका कब देखने को मिलता है, तो जो सेक्रेटरी फेज होता है वो आपका 15 से लेकर तो 28 दिन का देखने को मिलता है। एक और बात स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लासेस बहुत फास्टली चलने वाला है, क्योंकि आप वीडियो को क्या करोगे, स्पीड अप में देख के नहीं कर सकते। यदि किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो वीडियो को स्लो करके भी देख सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम नियर है और आपको सारे टॉपिक्स मेरे को क्लियर करवाना है। आज पूरा ओपीसी में कंप्लीट करवा के ही आपके साथ रहूँगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका, सेक्रेटरी फेज का। ठीक है, सेक्रेटरी फेज को क्या बोला जाता है, इसको प्री पेरेटरी फेज भी बोला जाता है। इंक्रीज, इसमें क्या होता है, इसमें हाइपरट्रोफी होती है, हाइपरप्लेजिया होती है ऑफ द एंडोमेट्रियम। जैसे मैंने बताया था, हाइपरट्रोफी सेल का होता है, हाइपरप्लेजिया किसमें मसल्स वगैरह का देखने को मिलता है, जिसमें नंबर ऑफ साइज जिसमें नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ द साइज में देखने को मिलता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे एट द एंड ऑफ द दिस फेज थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम 8 से 10 सेंटीमीटर। देखें, सबसे पहले जो आपका ब्लीडिंग फेज था उसका भी थिकनेस आपका 8 से लेकर 10 था। फिर नीचे जो आता है आपका प्रोलिफरेटिव फेज में क्या हो जाता है कि आपका एंडोमेट्रियम का थिकनेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 3 to 4 सेंटीमीटर उसका देखने को मिलता है। ठीक है, कितना देखने को मिलता है, 3 to 4 सेंटीमीटर उसका थिकनेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिकुलर फेज। ठीक है, हार्मोन फॉलिकुलर फेज का कौन सा होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको देखने को मिलता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन। ठीक है, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलेशन कौन सा होता है, लुटिनाइजिंग हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवुलाइजेशन लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द लुटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन होता है, और सेकंड होता है वो कौन सा होता है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपको देखने को मिलता है। ठीक है,
अब बात करेंगे हम हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीडिंग फेज। ठीक है, ब्लीडिंग फेज के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन होता है और डिक्रीज एस्ट्रोजन होता है। दोनों का लेवल क्या हो जाता है, जब आपकी ब्लीडिंग फेज होता है तो दोनों का लेवल क्या हो जाता है, यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, एस्ट्रोजन का भी डिक्रीज हो जाता है और भाई बात करें आपका एस्ट्रोजन का भी हो जाता है। और फिर वही बात करेंगे हम किसका, कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का हार्मोन आपकी ब्लीडिंग फेज में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेज। एस्ट्रोजन होता है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रेटरी फेज, एस्ट्रोजन एंड द एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन एंड द एस्ट्रोजन देखने को मिलता है। ठीक है, आप सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है कि हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज के लिए एस्ट्रोजन ओनली एक अकेला ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। और भाई बात करें कि आपका सेक्रेटरी फेज के लिए आपके दोनों ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि FSH ओकर पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एस्ट्रोजन। ठीक है, क्या होता है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट करता है आपके एस्ट्रोजन पे और इंक्रीज एस्ट्रोजन कोज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक है, वो क्या करता है आपके पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपके एस्ट्रोजन पे और एस्ट्रोजन क्या करता है पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे। ठीक है, फिर क्या होता है कि इंक्रीज एस्ट्रोजन कोज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन द FSH बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, डू नॉट ग्रोथ होता है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, मेच्योर फॉलिकुल रिलीज एस्ट्रोजन। ठीक है, मेच्योर फॉलिकुल कहाँ से रिलीज होते हैं, तो मेच्योर फॉलिकुल आपके एस्ट्रोजन से रिलीज होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। LH सर्च क्या होता है, तो जो LH सर्च होता है पीक वॉल्यूम ऑफ द LH सर्च हार्मोन्स होता है 16 से लेकर 24 बिफोर द ओवुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा यूनिवर्सल क्वेश्चन है और हमेशा बच्चे इसमें गलत करके आते हैं। ओवुलेशन के बिफोर होता है। ठीक है, ध्यान रखना है बिफोर ऑफ द ओवुलेशन। ठीक है, LH सर्च क्या होता है, तो LH सर्च होता है जो कि पीक लेवल पे होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का पीक लेवल होता है। ठीक है, ऐसे करके जो पीक लेवल आपको देखने को मिलता है LH सर्च का बहुत इस प्रकार का देखने को मिलता है और ये बिफोर द 16 से लेकर तो 24 घंटे बिफोर ही आपको देखने को मिलता है ना। पीक वॉल्यूम आप क्या बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का कि LH सर्च का हो गया पीक वैल्यू ऑफ द एस्ट्रोजन से होता है, क्योंकि क्या होता है कि बिफोर ओवुलेशन आपको देखने को मिलता है, जैसा मैंने अभी हाल ही में आपको बता दिया। पीक वैल्यू ऑफ द एस्ट्रोजन कितना 21st डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है, जो कि 6 से NGDL देखने को मिलता है। 8th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना होता है 1 नैनो NGDL देखने को मिलता है। नॉर्मल FSH और LH लेवल कितना होता है, नॉर्मल FSH और LH लेवल यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो 5 से लेकर तो 20 MIQ/MI देखने को मिलता है। नॉर्मल एस्ट्रोजन लेवल भी 500 से 50 से लेकर तो 300 देखने को मिलता है। PG/DL इसका यूनिट आपको याद रखना है, एग्जाम में ये कभी पूछा नहीं जाता है बट कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इन पर्पस आपको ये याद रखना बेटा, तो ज़्यादा कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, बात करेंगे हम मेन ड्यूरिंग ओवुलेशन का। ठीक है, पेन ड्यूरिंग ओवुलेशन होता है मिचेल्स मर्ग। ठीक है, जब भी कभी भी आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है और इन बिटवीन पेन होता है तो उसको मिचेल्स मर्ज पेन हम उसको बोला जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा आपको पीरियड्स के टाइमिंग में आपको क्या होगा कि पेन फील होगा और पूरे कंप्लीटली टाइम में चलता रहेगा। ठीक है, इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका, कि आल्सो नोन एज द मिडिल पेन ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, कॉन्स्टेंट फेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जैसे कि मैंने बताया लूटियल फेज होती है जो कि 14 दिन की होती है। और बात करेंगे हम कैसे वेरिएबल होता है फॉलिकुलर फेज जिसको बोला जाता है नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको बोला जाता है ईमेनोरिया, इसको बोला जाता है यूमोनोरिया। ठीक है, यूमोनोरिया भी बोला जाता है। और एब्सेंस ऑफ द रिमूवल ऑफ द फॉलिकल ट्यूब डू नॉट इफेक्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, रिमूव ऑफ द ओवरी एंड द यूट्रस। ठीक है, ठीक है, अब बात करेंगे हम किसका करेंगे, एमनोरिया का। एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम एमनोरिया बोला जाता है। एमनोरिया एब्सेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, इट इज द सिम्टम्स नॉट डिसऑर्डर। ठीक है, ये एक तरीका का सिम्टम्स होता है बट कोई डिसऑर्डर नहीं होता है क्योंकि ये नेचुरल टाइप के प्रोसेस होते हैं। डिसमेनोरिया का होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है और ड्यूरिंग द साइकिल होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, जब आपकी साइकिल होती है तभी आपका क्या होता है पेन होता है और मिचल मसल पेन होता है जो कि आपकी कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, गिवन PCI प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिटर हम दे सकते हैं यदि किसी को पेन वगैरह हो रहा है। मेफिनेमिक एसिड जो होता है हम इसको दे सकते हैं, आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, एनी काइंड ऑफ द एनाल्जेसिक हम इसको दे सकते हैं यदि पेन होता है तो। ठीक है, हाइपरमेनोरिया। ठीक है, अब बात करेंगे हम हाइपरमेनोरिया आल्सो नोन एज द मेनोरेजिया। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस। ठीक है, क्या होता है एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस हो जाता है जिसमें क्या हो जाता है 80 ml तक देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक आपको चीज़ में याद रखना है कि 80 ml ऑफ द ब्लड आपको देखने को मिलता है 80 से ज़्यादा ml, ड्यूरेशन को उतना 7 डेज होता है। ठीक है, और हाइपोमेनेरिया होता है जिसमें क्या होता है स्कैंटी ब्लड देखने को मिलता है और कितने से कम देखने को मिलता है 20 से कम देखने को मिलता है, तो इसको हम क्या बोला जाता है हाइपोमेनेरिया बोला जाता है। एपीमेनेरिया हो जाता है, हाइपोमेनेरिया हो जाता है। और एक चीज़ में ध्यान में
आपको रखना है, ठीक है। ड्यूरेशन कितना 2 डेज़ का होता है। अब बात करेंगे हम पॉलीमेनोरिया, ठीक है। पॉलीमेनोरिया का मतलब होता है, जैसा मैंने बताया कि अभी हाल ही में मैंने प्रेजेंटली में बताया था कि पॉलीमेनोरिया जो कि आपका मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो आपका जो से 28 दिन का साइकिल है, पर वो 28 दिन में ना होकर आपके कम डेज में होता है, बिफोर 21 डेज़ के अराउंड में होता है। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिड्यूस अप टू 21 डेज़, ठीक है। इसको हम क्या बोला जाता है, पॉलीमेनोरिया बोला जाता है। ध्यान में रखना है, पॉलीमेनोरिया कभी भी आपका हाइपरमेनेरिया नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हम ये हमेशा एग्जामिनर आपको करवाता है, ठीक है। जिसे इसमें लिखा है पॉलीमेनोरिया, ठीक है। तो ये 21 डेज़ के लिए होगा, बट ये आपको ध्यान में रखना है, पॉलीमेनोरिया आपका हाइपरमेनेरिया नहीं होगा, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ओलिगोमेनोरिया अभी अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसका मतलब होता है कि आपका 31 डेज से ज़्यादा साइकिल काउंटिंग होने लगेगा, ठीक है। बट वो क्या होगा, वो आपका हाइपरमेनोरिया वगैरह में ऐसे में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्या बात करेंगे हम, हमारा हो गया क्या, हो गया यूपी मेंस्ट्रुएशन पॉलीमेनोरिया हो गया। अब बात करेंगे ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया का होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका क्या एक्सटेंड हो जाता है, अप टू 35 डेज तक एक्सटेंड हो जाता है। नो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मेट्रोमेनोरेजिया, ठीक है। मेट्रोरेजिया में क्या हो जाता है, इरेगुलर साइकिल ब्लीडिंग होता है, जैसे मैंने अभी हाल ही में बताया था। डिफरेंस ऑफ द लॉन्गेस्ट साइकिल एंड द शॉर्टेस्ट साइकिल इज लेस देन 7 डेज, ठीक है। मेनोमेट्रोरेजिया को होता है, बेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सो मच इरेगुलर डेट में कैंट बी काउंट है, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। जैसा मैंने अभी हाल ही में बताया था आपको, प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम क्या होता है, इट इज अ साइकोमेटिक डिसऑर्डर ऑफ द अननोन इटियोलॉजी, ठीक है। द सिम्टम्स ऑफ द बीच अपीयर ऑफ इन ल्यूटियल फेज, ठीक है। जो ल्यूटियल फेज आप सभी को आई थिंक पता है कि 20 से 28 28 दिन तक चलती है, ठीक है। तो इन बिटवीन में यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसको प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स बोलते हैं, या पीएमएस उसको बोला जाता है, ठीक है। जिसमें एक मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलता है, हेडेक दिखने को मिलेगा, नोसिया एंड वोमिटिंग होगा, इंसोम्निया होगा, इरिटेबिलिटी होगा, डिप्रेशन होगा। तो ये इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। इंसोम्निया होगा, डिप्रेशन होगा, हेडेक होगा, और क्या क्या देखने को मिलेगा, डिप्रेशन भी हो सकता है आपको, इरिटेबिलिटी होगा, और क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आपकी यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग का क्या रहने वाला है, ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोम्निया। गिव द सेडेटिव, आप सेडेटिव दे सकते हो, एंटी एंजाइटी ड्रग दे सकते हो, हिप्नोटिक दे सकते हो, माइनर ट्रैंकुलाइजर दे सकते हो, जिसका हम बोला जाता है एग्जाम्पल एल्पेक्स या अल्प्राजोलम, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर पर हम बोला जाता है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ द डिप्रेशन क्या हो जाता है, गिव द एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, मूड एलिवेटर मेडिकेशन या थाइमोलेप्टिक मेडिकेशन, ठीक है। एसएसआरआई दे सकते हैं, सेलेक्टिव सोलेटिन यूरोप्टिक इनहिबिटर देख सकते हैं, फ्लोक्साटिन, इसका ड्रग ऑफ चॉइस है ये फ्लोक्साटिन, राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे मेनोपॉज का। ऑल्सो नोन एज द क्लिमेरेटिक स्टेज होती है, जिसमें परमानेंट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। एज ऑफ द मेनोपॉज कितना होता है, 45 टू 55 तक देखने को मिलता है, ठीक है। अर्ली मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज बिफोर द एज ऑफ द 40 ईयर्स। डिले मेनोपॉज होता है कि जो कि आपका क्या होता है कि 55 साल की ईयर के बाद भी आपका चलता रहता है। थिनर वुमेन, मालनरिश्ड वुमेन, स्मोकिंग वुमेन कैन कॉज द अर्ली मेनोपॉज, ठीक है। जो कि स्मोकिंग करती है वुमेन, जो कि थिनर रहती है, उनका जल्दी ही आपको देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज द डिले मेनोपॉज, ठीक है। जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है वो डिले कॉज करता है आपकी मेनोपॉज में, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज द अर्ली मेनोपॉज, ठीक है। ध्यान में रखना है, हाइपो और हाइपर दोनों के इन प्रोफेशनली वर्क करते हैं, ठीक है। यदि किसी में एक में रात होगा तो एक में दिन होगा, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। यदि आपका हाइपोथायरॉयडिज्म आपको अर्ली मेनोपॉज करता, सॉरी लेट मेनोपॉज करता है, तो आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा वो क्या करेगा, आपको अर्ली मेनोपॉज करवाने में आपको भूमिका निभाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट विच स्टार्ट मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहाँ से मिड डे मील प्रोग्राम सबसे पहले स्टार्ट हुआ। तो ये कुछ एडिशनल पैरामीटर्स है जो कि आपको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड 1995, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट किया था, 1995 में स्टार्ट किया था। और जो तमिलनाडु स्टेट है हमारा साउथ में है, जिसको 1995 में जिसमें किसमें 1962 से लेकर तो 1963 में तमिलनाडु ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 में किया था। फर्स्ट नेम होता है एनपीएस, नेशनल प्रोग्राम फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू द प्राइमरी एजुकेशन, कवर द 5th क्लास तक करता है। नेम चेंज इन द 2004 में कर दिया था, जिसको हम मिड डे मील प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। कवर द 8th क्लास के बच्चों तक करता है।
पहले 5th क्लास के बच्चों तक करता था और फिर अब क्या करता है 8th क्लास के बच्चों को कवर करता है, ठीक है। इट इज़ द सप्लीमेंट्री प्रोग्राम होता है यूटेराइन चेंज ड्यूरिंग मैच्योरेशन, ठीक है। अब बात करेंगे हम यूटेराइन चेंज ड्यूरिंग द मैच्योरेशन। एट्रोफी ऑफ द यूटरस हो जाता है, ठीक है, यूटरस बॉडी एंड द सर्विक्स रेशियो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क लगा लीजिए, आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। एट द बर्थ कितना होता है यूटरस और द बॉडी का सर्विस रेशियो, एट द बर्थ 1:2 होता है, अब तो प्यूबर्टी 1:1 हो जाता है और रिप्रोडक्टिव एज में भी 2:1 देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि यूटरस का साइज बढ़ जाता है रिप्रोडक्टिव एज में और आपके सर्विक्स का साइज क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर बात करें मीनोपॉज में, ठीक है, तो आपको चीज़ रखना है एट द बर्थ और मीनोपॉज में सेम होता है और अप टू प्यूबर्टी तक भी से पर डिक्रीज हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे रिप्रोडक्टिव एज आती है तो यूटरस का आपका साइज बढ़ जाता है और सर्विक्स का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। अब बात करेंगे हम वेजाइनल चेंजेस ड्यूरिंग द मेनोपॉज, ठीक है। वो लॉस ऑफ द वेजाइना इलास्टिसिटी हो जाता है, जिसको डिस्पेरिन्यूरिया बोला जाता है, पेनफुल इंटरकोर्स एक्टिविटी, ठीक है। डिस्पेरिन्यूरिया देखने को मिलता है, पेनफुल इंटरकोर्स एक्टिविटी देखने को मिलता है। एपिन्यूरिया होता है एब्सेंस ऑफ द इंटरकोर्स एक्टिविटी, ठीक है। चेंज इन द वेजाइनल पीएच होता है, एल्कलाइन होता है। अब बात करेंगे हम इसका ओवेरियन चेंज ड्यूरिंग द मेनोपॉज, ठीक है। एट्रोपी हो जाता है ओवेरियन सेल का, हो जाता है इन ओवुलेशन का। डिक्रीज नंबर ऑफ द फॉलिकल से हो जाता है, जिसमें लेस देन कितना होता है, लेस देन आपको अभी हाल ही में मैंने बताया था प्यूबर्टी तक कितना चलता है, 10,000 तक फॉलिकल आपके बच जाता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर चेंज ड्यूरिंग द मेनोपॉज होता है, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाता है, जिसको इस्चेमिक हार्ट डिसीज बोला जाता है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है, डिपोजिट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द वेसल्स एंड द नेरो हो जाता है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हार्डिंग ऑफ द आर्टरी हो जाती है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। डिक्रीज द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो जाता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो जाता है, जिसको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन हो जाता है, जिसको हम बेड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। इट इज़ द बेड कोलेस्ट्रॉल होता है। इंक्रीज इन द HDL, जो कि हमें इसको क्या बोला जाता है, इसको हम क्या बोला जाता है, अच्छे से ध्यान में रखना है। जो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है कितना होता है, 30 से लेके या 40 से लेके तो 70 तक अब इसका एक नॉर्मल रेंज देखने को मिलता है। अब इसकी चीज़ें आपको आपके ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे बोन मास चेंज ड्यूरिंग मेनोपॉज, ठीक है। बोन मास चेंज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, बोन मास चेंज ड्यूरिंग मेनोपॉज, ठीक है। आफ्टर मेनोपॉज एवरी ईयर 3 to 5 बोन मास डिक्रीज हो जाता है। एज रिलेटेड बोन डिसऑर्डर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी क्या होता है, रिकेट्स होता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन अडल्ट में ऑस्टोमलेशिया देखने को मिलता है, ऑल्सो नोन एज द अडल्ट रिकेट्स बोला जाता है, या ऑल्सो नोन एज द मिलमार्क्स सिंड्रोम इसको बोला जाता है। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है विटामिन डी के रिगार्डिंग। यदि बच्चों में होगा तो रिकेट्स होगा, बड़ों में होगा तो ऑस्टोमलेशिया हमको देखने को मिलता है। विटामिन डी एंड पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज द सीरम कैल्शियम लेवल, ठीक है। क्या होता है कि विटामिन डी और जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो क्या करता है, आपके इंक्रीज करता है आपके कैल्शियम लेवल को, ठीक है। क्या करता है, कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। कैल्सिटोनिन डिक्रीज द कैल्शियम लेवल, ठीक है। पैराथायरॉयड और कैल्शियम हार्मोन दोनों के अपोजिट काम करते हैं, ये आपको 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यदि पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ेगा तो आपका कैल्सिटोनिन का क्या होगा, नंबर कम होगा, ठीक है। इन चीज़ों को याद में रखना है, बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। एक क्या करता है, कैल्सिटोनिन क्या करता है कि आपको डिक्रीज करवाता है, और जो पैराथायरॉयड होता है वो क्या करवाता है, आपकी कैल्शियम से इंक्रीज करवाता है, ठीक है। कैसे इंक्रीज करवाता है, इंक्रीज कहाँ से करवाएगा, तो ये इंक्रीज आपके बोन टिश्यू से लेके आपके ब्लड में ले आएगा, ठीक है। इनका चीज़ें को याद रखना है। वो ये डिक्रीज कैसे करवाएगा स्टूडेंट्स, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन बोन वगैरह से क्या करेगा, में डिपॉजिट कर देगा, ब्लड से लेके बोन वगैरह में क्या करेगा, ये डिपॉजिट कर देगा, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, ओबीजी ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, 8.4 से लेके तो 1002 mg डेसीलीटर आपको देखने को मिलता है। हाइपोकैल्सीमिया केस में देखने को मिलता है, कैल्सीमिया, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया क्या क्या देखने को मिलता है, यदि आपका 7 से कम हो रहा है तो आपको हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है, ठीक है। आपको इसका ECG आपको अच्छे से याद रखना है, इसके बाइडेंट हो जाता है QT इंटरवल, ठीक है। आपको याद रखना है, मोस्ट कॉमन इसका पूछा ही जाता है कि हाइपोकैल्सीमिया में क्या हो जाता है, तो बाइडेंट हो जाता है आपका QT इंटरवल, या इसको बाइडेंट हो सकता है, या प्रोलॉन्ग्ड पीवेव और QT वेव इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है। ECG चेंजेस जरूर पढ़ लेना एक बार, क्योंकि ये पूछा ही जाना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम हाइपोकैल्सीमिया का, सीरम कैल्शियम 7 से कम होगा तो हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें टिटनी देखने को मिलता है, सीरम कैल्शियम लेवल लेस देन 6। टिटनी कब देखने को मिलता है, जब आपका सीरम कैल्शियम लेवल है जो कि आपके 6 डेसीलीटर या mgdl से कम हो जाएगा, तो तब आपको टिटनी देखने को मिलेगा। टिटनी में आपको अच्छे से पता है कि
क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है हाइपोकैल्सीमिया में। दो तीन ही ऐसे मेजर साइन एंड सिम्टम्स है जो आपको याद रखना है। एक तो ट्राउजर साइन देखने को मिलेगा, एक टिटिनी देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या देखने को मिलेगा, हाइपो टिटिनी देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा कि आपको सीरम कैल्शियम लेवल आपका 6 से कम हो जाएगा, जिसमें कोशिश होकर न्यूरोमस्कुलर स्पाज्म एंड द रिजिडिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। हाइपर हाइपर कैल्सीमिया क्या देखने को मिलेगा, तो टिटिनी आपको पता है ना कि क्या हो जाता है, स्पाज्म वगैरह देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ओपोस्टोटोनिक पोजीशन वगैरह देखने को मिलती है, बिल्कुल स्टिफनेस हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है, सीरम कैल्शियम लेवल मोर देन द 12 mg/dl, ठीक है। कोज क्या हो जाता है, स्टोन हो जाता है, ठीक है। क्यों होगा, देखें हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया क्या होगा, जिसमें क्या होगा कि आपके बोन वगैरह से लेके जो आपका ब्लड है वो किस में आ जाएगा, सॉरी आपका जो कैल्शियम होगा जो क्या करेगा आपका ब्लड में आ जाएगा, तो जिससे क्या स्टोन वगैरह आपके ब्लड में सबमिट हो जाएगी, ठीक है। टिटेनस क्या है, ड्यू टू द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, ठीक है। इसका अच्छे से पता है कि टिटेनस क्या होता है, ड्यू टू क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई की वजह से देखने को मिलता है। एक टिटेनी होता है, ठीक है, टिटेनी होता है, एक टिटेनस होता है। टिटेनी क्या होता है कि जो आपकी इसमें देखने को मिलता है, हाइपोग्लाइसीमिया में देखने को मिलता है, ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम टेटनस का। टेटनस ड्यू टू द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई होता है कि जो कोज करता है न्यूरो स्पाज्म एंड द रिजिडिटी को। टेटनस फर्स्ट चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट क्या होता है, टेटनस का फर्स्ट चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट क्या होता है, डायजेपाम होता है, ठीक है। लेट्रो हाँ, क्या बोलते हैं, लेट्रोजेनिक टिटनेस क्या होता है, डॉक्टर एंडरसन एंड नर्सिस होता है। ओटिकोजेनिक टिटनेस होता है, बाय द ईयर में होता है। न्यूरो टिटनेस होता है, जो कि अलग अलग टाइप के टिटनेस होते हैं, वो आपको चीज़ें को ध्यान में रखना है, ठीक है। ट्रोमेटिक टिटनेस होता है, बाइटा ट्रोमा होता है। आइडोपेथिक टिटनेस होता है कि जो कि अननोन होता है। न्यूनेटल टिटनेस होता है जो कि न्यूबॉर्न में होता है। ऑटोजेनिक टिटनेस होता है जो कि आपके ईयर में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम आफ्टर मीनोपोज, आप क्या हो गया, आफ्टर मीनोपोज इंडिक्योमेट्री चेंजेस देखने को मिलता है। इंडिक्योमेट्री चेंजेस देखने को मिलता है जिसमें का डिक्रीज द एस्ट्रोजन लेवल एंड द स्किन इलास्टिसिटी, ठीक है। मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, ठीक है। हाँ, क्योंकि यदि देखो कि आपके क्या होगा कि आपके वजाना का पेज क्या होगा, एसिडिक नहीं हुआ था, तो आपके मोर क्या देखने को मिलेंगे, आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अब बात करेंगे हम किसका, डिक्रीज द एस्ट्रोजन एंड द लेवल ऑफ द स्किन इलास्टिसिटी, ठीक है। मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को प्रोन हो जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे फर्स्ट लेवल ऑफ द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन क्या होता है, हमारा स्किन होता है, ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ द प्रोटेक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स, स्किन होता है। सेकंड लेवल ऑफ द इन्फेक्शन प्रोटेक्शन WBC होता है, जिसको मोस्ट कॉमन न्यूट्रोफिल्स होता है, जिसको मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होता है, नेचुरल, ठीक है। ये एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। होस्ट प्लेसेस सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द मेनोपॉज, ठीक है। अब बात करेंगे हम सडनली फीलिंग वार्म होता था, यूजली एट द नाइट होता है, 2 to 3 मिनट से लेके तो 10 मिनट तक आपको हॉट प्लेसेस देखने को मिलता है, जिसमें आपको क्या होता है बॉडी इंक्रीज टेम्परेचर हो जाता है। यूरिनरी चेंजेस ड्यूरिंग द मेनोपॉज, ठीक है। इंक्रीज द अर्जेंसी एंड द फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपका अर्जेंसी और जो फ्रिक्वेंसी होता है वो बढ़ जाएगा। स्ट्रेस इनकॉन्टिन्यूस हो जाएगा। स्ट्रेसेस इन द इनकॉन्टिनेशन होता है। डबलिंग ऑफ द यूरिनेशन 5 से लेके तो 50 ml तक आपका यूरिन का डबलिंग होगा, जो कि 24 आवर्स में देखने को मिलेगा। ड्यू टू द इंक्रीज इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर बिकॉज ऑफ द कपिंग एंड द स्नीजिंग, ठीक है। कपिंग एंड द स्नीजिंग इसकी वजह से भी होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोला जाता है। अब बात करेंगे वेजाइनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना को क्या बोला जाता है, वेजाइनाइटिस बोला जाता है। ट्रोकोमोनास की वजह से, ट्रोकोमोनास क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेजाइना बिकॉज ऑफ द पैरासाइट्स, ट्रोकोमोनास वेजिनोसिस, ठीक है। इसमें ग्रेनिस वेजाइनल सिक्रेशन देखने को मिलता है। दी सिक्रेशन डू नॉट अधेरेंस टू द काउंटर स्पेसिमेन होता है। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द वजाइना, मल्टीपल हेमोरेजिक स्पॉट ऑन द वजाइना देखने को मिलता है, ठीक है। ध्यान में रखना है, ये चीज़ें कभी भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ये अबनॉर्मल कंडीशन है और अबनॉर्मल कंडीशन आपको याद रखना है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी वजाइना किस में देखने को मिलती है, तो वेजोनाइटिस में, ट्रोकोमिनास में देखने को मिलती है, ठीक है। ट्रोकोमिनास में देखने को मिलती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ग्रेनिस सिक्रेशन किस में देखने को मिलता है, जो ग्रेनिस सिक्रेशन आपको देखने को मिलेगा वो ट्रोकोमिनास में देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द वजाइना भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ पे मैं गोला बना रहा हूँ, जो जिस चीज़ों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। एक बार में समझ में नहीं आ रही तो वीडियो का क्लास को लिंक 2 बार आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम, ये तो हो गया हमारा स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द वजाइना, मल्टीपल हेमोरेजिक स्पॉट ऑन द वजाइना। कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाएगा कि मल्टीपल हेमोरेजिक स्पॉट कहाँ देखने को मिलता है, कौन सी डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है, तो यू गिव द राइट आंसर, ठीक है। अब बात करेंगे मोनोलियासिस, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ वजाइना ड्यू टू द फंगस, ठीक है, कैंडिडिया अल्बिकेंस, ठीक है। वो किसकी वजह से होता हो रहा था,
आपको ट्रिकोमोनास बेचानलिस की वजह से हो रहा था, ये होता है आपके कैंडिडिया अल्बिकेंस की वजह से होता है मोनोलियासिस, ठीक है। थिक कर्डी वाइट बेचानल सिक्रेशन, ठीक है। ये थिक कर्डी वाइट बेचानल है वो कौन सा होता है, ग्रीन हो रहा था। दिस सिक्रेशन अधेरेंस टू द स्पेसिफिक बॉल होता है फीमेल हैविंग द जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस मोर प्रोन फॉर इन्फेक्शन, ठीक है। जिन फीमेल को जीडीएम होता है, मतलब जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है, उसको यदि डायबिटिक होता है तो उनको मोर चांसेस होते हैं मोनोलियासिस के, ठीक है। अब बात करेंगे हम ओरल थ्रश इन चिल्ड्रन में कैंडिडिया अल्बिकेंस की वजह से होता है और फीमेल में मोनोलियासिस देखने को मिलता है। क्लाइमेडिया बेचेनाइटिस, ठीक है। अब क्लाइमेडिया बेचेनाइटिस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ऑफ द वजाइना बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया क्लाइमेडिया ट्रोकोमेटिस, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, तीनों कंडीशन मैंने बताई। एक का क्या है, ट्रोकोमेनस बेचेनाइटिस देखने को मिलता है जिसमें ग्रीन कलर देखने को मिलता है और हेमरेजिक कलर और स्ट्रॉबेरी कलर देखने को मिलता है, और एक में जो सो मेनोलियासिस बताया जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जिसमें आपको बाइटिस कलर का देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें मोस्ट कॉमन बेचेनाइटिस होता है। ये मोस्ट कॉमन बेचेनाइटिस यदि पूछा जाता है तो आपको कौन सा देखने को मिलता है, मोस्ट कॉमन बेचेनाइटिस क्लाइमेडिया बेचेनाइटिस देखने को मिलता है। ऑफेंसिव प्रूलेंट सिक्रेशन होता है और ईचिंग इन द बल्बा में जो आपको ईचिंग प्रेजेंट होती है। ब्रूज सेंसेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बर्निंग सेंसेशन, ठीक है। बर्निंग सेंसेशन होता है मतलब आपको पेन फील होगा, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स, पेन फील होगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड, ठीक है। तो याद रखना है, तीन तरफ की बेचैनी मैंने बताई। अब बात करेंगे हम किसका, क्लाइमेडियल ट्रोकोमोनास होता है जो कि आपकी क्या कौन सी डिजीज, क्लाइमेडियल बेचेनाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका, अब बात करेंगे हम किसका, हो गया हमारा। अब बात करेंगे हम किसका, बैक्टीरियल पेचोनाइसिस का। बैक्टीरियल पेचोनाइसिस क्या हो जाता है, इसमें भी अबनॉर्मल कंडीशन होती है। इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया किसकी वजह से, गार्डिनेला बेचानालिस की वजह से देखने को मिलता है, गार्डिनेला बेचानालिस की वजह से देखने को मिलता है। आई होप आपकी समझ में क्या तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना, आने वाले एमसीक्यू में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। मोनोपोस्ट नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट होता है, इंक्रीज डाइटरी कैल्शियम, ठीक है। यदि आप इंक्रीज डाइटरी कैल्शियम करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित हो सकता है, ठीक है। आरडीए कितना होता है, आरडीए रिकमेंडेड डेली अनाउंसेस होता है अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन, जो कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, हैदराबाद में देखने को मिलता है। ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू एनआईएन का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ, जैसे एनपीएनएचएम जो एग्जाम है ना स्टूडेंट्स, वो इसी प्रकार के एग्जाम आपसे पूछेगा, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एनआईएम क्या 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 फुल फॉर्म होता है और ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो ये अब आपको बताना, हैदराबाद में होता है और इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। कैल्शियम का डेली अनाउंसेस कितना होता है, 600 से टू 800 mg पर डीएल देखने को मिलता है। मीनोपोज कितना होता है, तो 1200 से लेकर तो 1500 मीनोपोज में हमको नीडेड लगता है, ठीक है। एक नॉर्मल एडल्ट का यदि मैं बात बताऊं कि कैल्शियम कितना लगता है, 600 से 800, और यदि वही बात करूँ मीनोपोज का तो मीनोपोज का डबल हो जाएगा। मीनोपोज का आपको सिंपल से याद रखना डबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें कम हो जाती है, मसल्स वगैरह का स्पाज्म हमको देखने को मिलता है। मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द कैल्शियम, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है मिल्क बेस्ट सोर्स ऑफ द विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द मिल्क, ठीक है। तो आपको बताना मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ द क्या देने वाला है, कैल्शियम देने वाला है। और पुअर सोर्स भी पूछे ना तो पुअर सोर्स बता देना, आयरन इज द पुअर सोर्स, ठीक है। मिल्क लेकिंग विटामिन कौन सा था, विटामिन सी होता है, ठीक है। विटामिन सी होता है, मिल्क लेकिंग होता है, तभी हम बोलते हैं कि मिल्क, जब भी आप कभी आयरन वगैरह खा रहे हो तो उसके साथ मिल्क वगैरह नहीं लेना है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। 16 अक्टूबर को फूड डे मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। वो मेंटल हेल्थ डे, ठीक है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 10 अक्टूबर को 1983, ठीक है। 1982 होता है, 1987 में देखने को मिलता है। 1980 इस प्रकार का कुछ एक है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक अलग होता है, प्रोग्राम अलग होता है। इंक्रीज विटामिन डी इंटेक, ठीक है, आल्सो नोन एज द सनसाइन विटामिन बोला जाता है, ठीक है। केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल, ठीक है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, कैल्सीफेरोल है, ठीक है। विटामिन डी क्या होता है, अडल्ट में होता है 400 से लेकर तो 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आफ्टर मेनोपॉज कितना होता था, वही चीज़ें आफ्टर मेनोपॉज आपको याद में रखना है कि डबल हो जाता है, ठीक है। फिश लिवर ऑयल क्या होता है, बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन डी एंड द विटामिन ए, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो फिश लिवर ऑयल है वो विटामिन ए और विटामिन डी का मोस्ट कॉमन सोर्स है। मीनोपोज हार्मोनल मैनेजमेंट क्या होता है, मीनोपोज हार्मोनल मैनेजमेंट, बात करेंगे एचआरटी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम दे सकते हैं। कंबाइंड एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरोन थेरेपी भी हम दे सकते हैं। सिंगल एस्ट्रोजन थेरेपी इफ यूट्रस इज रिमूवल, ठीक है। सर्जिकल मीनोपोज भी कर सकते हैं और फेक्टोटॉमी कर सकते हैं, फर्स्ट और हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है ओवरी निकाल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं पूरा कंप्लीट क्या करते हैं यूट्रस को ही निकाल सकते हैं। वेजाइनल हिस्टेरेक्टोमी होता है रिमूवल ऑफ द यूट्रस थ्रू द वेजाइना और परफॉर्म्स केस द यूटेराइन प्रोलेप्स ऑफ फीमेल, ठीक है। अब बात करेंगे हम किसका स्टूडेंट्स,
अब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी, ठीक है, रिमूवल ऑफ द यूटरस थ्रू द अब्डोमिनल, ठीक है, 5 टाइप होता है। सब टोटल हिस्टेक्टोमी होती है रिमूवल ऑफ द बॉडी एंड द स्टमक ऑफ द यूटरस, सर्विक्स रिमेन इंटेक, ठीक है, सर्विक्स रिमेन इंटेक। और टोटल हिस्टेक्टोमी क्या होता है, रिमूवल ऑफ द कंप्लीट यूटरस, ठीक है, कंप्लीट यूटरस का हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिमूवल और पूरा कर सकते हैं, कंप्लीट निकाल सकते हैं। पी आना होता है रिमूवल ऑफ द यूटरस, ठीक है, बोथ फेलोपियन ट्यूब एंड द बोथ ओवेरियन, ठीक है। पेन क्या होता था, पेन हिस्टेक्टोमी, ठीक है। पेन में आप आई थिंक आपको ये पेन जो शब्द होता है इसमें कंप्लीट ही आता है, ठीक है। पेन साइटोपिनिया होता है, पेन हिस्टेक्टोमी होता है जिसमें रिमूवल यूट्रस फॉलोपियन ट्यूब वगैरह इन सब चीज़ों को हम निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पेन हिस्टेक्टोमी क्या होता है, तो जिसमें आपको दिखा रहेगा कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी क्या हो जाता है, एक्सटेंडेड हिस्टेक्टोमी, जिसमें क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, पेन्स हिस्टेक्टोमी तो होता ही हो, साथ में रिमूवल ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द वेजाइना, ठीक है, इनका भी हम क्या कर सकते हैं, रिमूवल कर सकते हैं। तो एक्सटेंड है, एक पेन है, ठीक है। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना, दोनों ही कंफ्यूजन होते हैं। पेन में कंप्लीट कर देंगे जिसमें एक वेजाइना का कोई भी पार्ट इंक्लूड नहीं किया जाता है, और किसमें आपको देखने को एक्सटेंडेड, मतलब एक्सटेंडेड हो रखा है जिसमें हिस्टेक्टोमी होती है, जिसमें पेन हिस्टेक्टोमी रिमूवल ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द वेजाइना, ठीक है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। रेडिकल हिस्टेक्टोमी क्या हो जाता है, तो रेडिकल हिस्टेक्टोमी क्या होता है, एक्सटेंड, अब ध्यान रखना रेडिकल है, ठीक है। रेडिकल हिस्टेक्टोमी, एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी तो होगा, सराउंडिंग लिम्फ नोड भी आपको रिमूव कर देंगे, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, देखो 3 चीज़ें आपने पढ़ी अभी, ठीक है। पेन में क्या हो रहा था कि आपको हिस्ट्री और ओवरी वगैरह रिमूव करेंगे। एक्सटेंड पेन वगैरह में क्या होगा, बेचाना वगैरह। अब ये जो एक्सटेंड रेक्टल रेडियल सॉरी रेडियल है, जिसमें क्या होगा, आपके लिम्फ नोड वगैरह सारे ही यहाँ पे रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को आपसे कंपेरेटिवली भी स्टडी करना है, तो किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स आपको एग्जाम में लेके नहीं जाओगे। अमाउंट ऑफ द ब्लड लॉस इन द हिस्टेक्टोमी 1.5 लीटर होता है। सेम ही चीज़ें यहाँ पे है, वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस कितना होता है, तो 500 ml वेजाइनल डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन में 1 लीटर होता है, या 1.5 लीटर भी में देखने को मिलता है, तो वो वेरी सीवियर कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। पोजीशन आफ्टर हिस्टेक्टोमी, ठीक है, फूड एलिवेटेड रखना है, ठीक है। कौन सा रखना है स्टूडेंट, तो इसको फूड एलिवेटेड पोजीशन में हमको रखना है, ठीक है। कौन सा रखना है, फूड एलिवेटेड पोजीशन में हमको रखना है, ठीक है। कौन सा रखना है स्टूडेंट्स, तो फूड एलिवेटेड पोजीशन में हमको रखना है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ से जो क्लास मैंने आज की कंडक्ट करवाई है, ओबीजी का जितना भी क्लासेस करवाया, अब नॉर्मल कंडीशन डिसीज कंडीशन इसमें नहीं है, बाकी और भी बहुत सारी जैसी चीज़ें होती है जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो ओबीजे के रिगार्डिंग जो जो चीज़ें हैं, आपको फीटल स्केल वगैरह अच्छे से पढ़ के चले जाना है, और जो चेंजेस वगैरह होते हैं वो भी आपके पढ़ के जाना है कि क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे वो भी आपको अच्छे से रीड करके जाना है। प्रोराइटिस वगैरह, ईचिंग हो गई, ये सारी चीज़ें, ये तो अब नॉर्मल चीज़ें हो गई। फीटल स्केल पढ़ के जाना है। डायमीटर क्या होता है, ठीक है, इनलेट क्या होता है, आउटलेट क्या होता है, मोस्ट कॉमन पेल्विक क्या होता है, ये चीज़ें भी आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ। और लेबर तो इतना अच्छे से पढ़ के जाना है जैसे आपको टिप ऑफ टंग हो याद होना चाहिए, ठीक है। लेबर आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीटल स्कल में बोन कितना होता है, तो आपको बता देना है फीटल स्कल में बोन कितना होता है, तो 5 बोन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, तो 5 बोन देखने को मिलता है, ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको वॉलेट होगा, फेस होगा और बेस होगा, ठीक है। वॉल्ट होगा, फेस होगा, और क्या हो देखने को मिलेगा, बेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज का क्लासेस समझ में आया होगा। यदि आप आज का क्लासेस आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। फिर भी यदि लगता है कि और भी क्लासेस यदि कंडक्ट करवाना होगा तो प्लीज़ हम ज़रूर करवा देंगे। टाइम के शॉर्टेज चलते हुए आपकी क्लासेस अभी यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है कि टाइम की बहुत क्या है लिमिटेशंस है, ठीक है। तो आई होप आप समझते होंगे। आगे भी जैसे भी कुछ क्लासेस होगा वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और ओबीजी का पूरा मैं कंप्लीट आपको एग्जाम से पहले पूरा रिविजन आई थिंक मैं आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। यदि आज की क्लास से आपको कुछ भी सीखने को मिलेगा तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और क्लास का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। और ओबीजी को बहुत अच्छे से रीड करके जाना है। ओबीजी के रिगार्डिंग हर एक सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर
क्या बोलते हैं, जिसको हम टॉपिक बोले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप टॉपिक मेरा सुन लीजिए, क्या क्या मैं टॉपिक बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, उसका अबनॉर्मलिटी वगैरह पढ़ना है, कितना ब्लड लॉस होता है कितना नहीं होता, ये चीज़ आपकी पता होना चाहिए, ठीक है। और ड्यूरिंग द फिर उसके बाद फीटल डेवलपमेंट क्या क्या होता है, कौन सी स्टेज में फीटल डेवलपमेंट होता है, आई कब ओपन होता है, लेनुगो कब आता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है। डिसअपेयर कब होता है, कापेयर कब होता है, बच्चा हेयरिंग कब कर लेता है, जीडीटी कब करते हैं हम लोग, ठीक है। जीडीएम मदर का कब करते हैं, बच्चों को लंग्स डेवलपमेंट कब हो जाता है, बर्ड से डिसअपेयर कब हो जाते हैं, स्क्रोटम में कब आ जाते हैं आपके टेस्टिस, इन सब चीज़ों को ध्यान में, मतलब फीटल डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। देन उसके बाद फीटल सर्कुलेशन पढ़ना है कि कौन सी आर्टरी कब हो जाती है, ठीक है। प्लासेंटा कितने, प्लेसेंटा के रिगार्डिंग आपको चीज़ें पढ़ के जानी जा रही है, उसकी अबनॉर्मलिटीज़ पढ़ के जाना है, वेट कितना होता है, बंटट कितना होता है, मैटरनल का कितना होता है, फीटल का कितना होता है, ये चीज़ें पढ़ के जानी है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम फीटल हेड का, ठीक है। फीटल हेड का बात करेंगे, फीटल हेड का अच्छे से पढ़ना है कि इसका जो फीटल हेड होता है उसमें बोन कितनी होती हैं, ठीक है। फॉन्टेनिल क्या होते हैं ये भी पढ़ के जाना है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें, फॉन्टेनिल हो गया, बोन हो गया। फिर इसके बाद आता है फीटल स्कल, फीटल स्कल का जो उसका फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है वो चीज़ें पढ़ के जाने हैं। और इनलेट आउटलेट कैविटी में कितना क्या होगा वो भी पढ़ के जाना है। फीटल का एटीट्यूड क्या होता है वो भी पढ़ के जाना है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ के जाना है। फिर उसके बाद आता है पेल्विक को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, फीमेल पेल्विक, क्योंकि आप यदि आपका डिलीवरी कंडक्ट होगा और आपसे डिलीवरी के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जानी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इस डिलीवरी आपको करवाना पड़ेगा आपके हॉस्पिटल में, ठीक है। तो आपको लेबर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, पूरी फेजेस पढ़ के जाना है। प्राइमरी ग्रेविडा में क्या होता है, मल्टी ग्रेविडा में कितना टाइम लगता है, लेटिन फेज क्या होता है, एक्टिव फेज क्या होता है, पार्टोग्राफ कब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या होता है वो भी पढ़ के जाना है। एपीएच पीपीएच, ठीक है, मोस्ट कॉमन सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ, पीपीएच और एपीएच पढ़ के जाना है, ठीक है। परपुरिया क्या होता है, लोचिया क्या होता है ये भी पढ़ के जाना है। और चेंजेस क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होता है वो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। चेडविक साइन क्या होता है, हकार साइन क्या होता है, ठीक है। मेनवर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट लियोपोल्ड मेनवर क्या होता है, असेसमेंट पूरा पढ़ के जाना जैसे मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद फिर मैनेजमेंट, फिर डिसीज कंडीशन पढ़ के जाना है। डिसीज कंडीशन में सबसे ज़्यादा आपको पढ़ के जाना है प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटा अप्रेशियो प्लासेंटा, और हाइडेटी मोल पढ़ना है, ठीक है। एपीएच पूरा पढ़ना है, ठीक है। पीपीएच भी पढ़ना है, पोस्टमार्टम हेमरेज वाली कंडीशन भी पढ़ना है। फिर उसके बाद आता है कि जो कि मोस्ट कॉमन आता है आपके एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया पढ़ के जाना है, जिसमें आपको ऑक्सीटोसिन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, कैसे देना है कैसे नहीं देना है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप ऐसे इस प्रकार से यदि आप पढ़ के जाओगे तो आने वाले एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन कर दोगे। और आई होप जो भी ओबीजी का क्लासेस मैंने लिया है उसमें बहुत अच्छी चीज़ें मैंने आप सभी लोगों को बताई, और यदि कुछ भी अभी छोटा है तो मैं उसको कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल। और किसी को भी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग डाउनलोडिंग प्रॉब्लम होता है, इशू क्रिएट आते तो प्लीज़ वो मेरा वीडियो जरूर देखो, ठीक है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो जरूर देखें, वीडियो से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। किसी को भी सारे डाउट्स यहाँ पे, सबके डाउट्स आई थिंक वीडियो के साथ में पूरे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम न्यू क्लास में, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग अस।